नमस्कार साथियों, गणितपुर मैथ क्लासेज में स्वागत है आप सभी का। और सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई कि सभी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्शन हो। और जिनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो चुका है 6-7 स्टूडेंटों का, उनका स्टेट लेवल पर भी सिलेक्शन हो। ठीक है, स्टेट से आपको नेशनल लेवल तक पहुंचना है। इसके लिए आपने जो जितने पार्ट अब तक कंप्लीट कर लिए हैं, इनके अलावा आपको एक बार बुक को और अच्छे से देख लेना है बस। इसके अलावा और आपको कुछ भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है। 100% आपका पूरी कोशिश है कि इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिले, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और बाकी जितना हो सकता है बेटा आप रिसोर्स इकट्ठे करते रहो। पढ़ाई का अंत भी नहीं होता है कि कहाँ तक पढ़ना है। जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग था वो मैं यहाँ पर पूरा आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। कक्षा 7 का जो प्रश्न है उसमें जो भी प्रश्न दे रखे थे उनका आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखें यहाँ पर। वैध हाँ, एक बार सभी साथियों को मैं अब देखो कमेंट्स में मैं आपस सारे के नाम नहीं ले पाता हूँ, लेकिन पिछली जो क्विज थी कक्षा 7 वाली 6 वाली, उसके अंदर दीपेंद्र है, ठीक है, उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था। इसके अलावा उसमें था दिव्या जो नया स्टूडेंट है, सना, और इसके अलावा और क्या नाम है, एक सोना है और सना है, सना या सोना जो भी, और इसके अलावा दीपेश है, और एक प्राची है, नर्मदा है, नंदनी जिसे, और इसके अलावा सोम है। सोम क्या है तो इसमें एब्सेंट रह पाया, लेकिन इसमें 8 बजे वो मौजूद रहेगा। कह रहा था सर सॉरी, कोई बात नहीं है बेटा, हो जाता है कभी। और जितने भी साथी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ वो सभी का मैं यहाँ पर नाम ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, बस आप तो कोशिश करें कि आप क्विज में रेडी रहें और पढ़ाई करते रहें, बस कोशिश ये है। और उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा सिलेक्शन रहे आपका। अब है आज का जो है पहला प्रश्न क्विज का, वह धनराशि किसी वित्तीय संस्था से उधार ली जाती है। ध्यान रखना, हमेशा जो राशि उधार ली जाती है और ब्याज के साथ इसकी चुकौती होती है, तो जो हम उधार लेते हैं उसको कहते हैं ऋण। ध्यान रखो, इसे ऋण कहते हैं, ऋण। आप इसे मूलधन भी कह सकते हो, ठीक है, लेकिन आप इसे जब उधार लेते हैं किसी से, हम ध्यान रखना उधार ली हुई वस्तु को कहते हैं ऋण, ठीक है, और ब्याज पे ली गई वस्तु को कहते हैं मूलधन। अगला है ऋण पर बैंक के लिए आय होती है। तो ऋण पर बैंक के लिए जो आय होती है, जैसे हमने ऋण दे दिया उसके बाद में देखो आय क्या हो रही है, ब्याज, ठीक है, ये कहेंगे ब्याज। अगला है वह अतिरिक्त धनराशि जो हम उधार लिए हुए मूलधन के साथ चुकाते हैं। कमेंट्स करें, इसका बहुत ही सरल प्रश्न का उत्तर है, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंटों का सही आ रहा है। इसका आंसर आएगा ब्याज। धन उधार लेने का एक बाह्य स्रोत। अब आप धन उधार ले रहे हो, इसका बाह्य स्रोत चाहिए घर से बाहर। भाई फैमिली में तो कोई होता नहीं है, फैमिली का तो आप छोड़ो, फैमिली में तो उधार लेना नहीं के बराबर होता है। साहूकार से हम लेते हैं ऋण, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, ठीक है, तो इनसे भी हम लोन लेते हैं। और अगला है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड से ले रहा हूँ आपका ज़्यादा समय नहीं खराब करते हुए। किसी बैंक से ऋण लेने के लिए कौन सा कारण युक्ति संगत मान्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, इसमें आप देखो व्यापार आरंभ करना, शिक्षा, आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाना, ये इसका काम नहीं है। और अच्छे स्टूडेंट हैं सोम हैं, और इसके अलावा प्राची, और ये है क्या ना पूर्वा चक्रवर्ती जो असम की है, लेकिन काफ़ी हद तक उसको हिंदी भी अच्छे से कर रही है वो कवर। इसी तरह आप तो एमपी के हो तो कोशिश करें आप अधिक से अधिक, राजस्थान के एमपी के जितने भी साथी हैं सभी को हिंदी अच्छे से आती है, तो इनको आप पूरे रट लो। सारे क्विज मैंने लगभग करा दिए हैं। भारत का केंद्रीय बैंक, ये प्रश्न तो बहुत बार आपको पता है, ये सारे एसबीआई से रिलेटेड क्विज है, ये आपको आती होगी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, आपको पता है, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है और वर्तमान में मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1949 में। टेस्ट में भी दिया हुआ था ये प्रश्न। अगला है, भारत के सभी बैंकों के समस्त परिचालनों का विनियमन करने के लिए उत्तरदायी होता है। सभी बैंकों का बैंक कौन सा बैंक होता है, आरबीआई के ए आंसर। अगला है, सरकार के बैंकर और उसके ऋण प्रबंधन का कार्य खालिस्तान का होता है। अब मुझे आप इसको कमेंट्स करेंगे कि सरकार के जो बैंकर होते हैं ऋण प्रबंधन का कार्य किसका होता है।
SBI, RBI, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल। तो इसका है बैंकर और ऋण प्रबंधन की बात करता है हमेशा तो वो RBI होता है, ठीक है। जबकि ऋण देने का कार्य होता है तो वो और बैंकों का भी हो सकता है। अगला प्रश्न, श्रीमती शर्मा ने निम्नलिखित में से किसकी सहायता से धन आहरित किया। एक नया शब्द है यहाँ पर, आहरित। आहरित यानी होता है निकालना, निकालना। ध्यान रखें आप, ये हिंदी वाले शब्द ही आएंगे आपको हिंदी में, इसलिए ध्यान रखोगे। आहरित यानी निकालना, कैश। श्रीमती शर्मा, इसमें आपको पढ़ना था कहानी में, किसकी सहायता से धन निकाला। तो ये जो धन निकाला था उसने, वो निकाला था ATM कार्ड से। यदि आप किसी ATM से धन आहरित निकालते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं किसी भी समय, केवल एक दिन में, केवल साप्ताहिक में। ध्यान रखो, ये किसी भी समय आप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जब ज़रूरत पड़ती है ATM से कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। अगला है, आपने कहाँ पर ATM बूथ देखी है। बैंक के अंदर भी देखी है, बाहर भी देखी है और शॉपिंग मॉल में भी देखी है, उपयोग सभी जगह पर। डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, जब बैंक जनता से धनराशि स्वीकार करते हैं तो यह खालिस्तान कहलाती है। ध्यान रखना, जब जनता के से वो करते हैं तब वो राशि कहलाती है जमा राशि। ध्यान रखना, मोस्ट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न ही आपको बैंक में वहाँ पर मिलेंगे। जब बैंक जनता से धन राशि स्वीकार करती है तो वह कहलाती है जमा राशि। ख आंसर। निम्नलिखित में से अल्पकालीन उधार है। अल्पकालीन उधार क्या होता है, ये होता है क्रेडिट कार्ड। ध्यान रखें, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में मैंने वीडियो, लाइव वीडियो में पार्ट नंबर 16 में बता रखा है और 21 में विनियामक संस्थाएं बता रखी है, पाँचों, इन्हें भी आप देख सकते हो। निम्नलिखित में से क्या एक सच नहीं है। अब देखो यहाँ पर, क्रेडिट कार्ड से चेक की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। क्रेडिट कार्ड को हम केवल एक ATM में उपयोग कर सकते हैं, नहीं, उसमें काफ़ी सारों में कर सकते हैं उसको। तो ये गलत हुआ भाई। हाँ, केवल एक ATM में नहीं, उससे हम और भी ATM में यूज ले सकते हैं। बैंक ऋणों पर ब्याज देता है, बिल्कुल सही बात है। वो जो हमारे टेस्ट में भी पेपर था उसका आपको मैंने बता दिया, उसका जमा नहीं आकर के क्या आएगा, ऋण। ठीक है, उसका आंसर आएगा ऋणों, जमा नहीं आएगा, ध्यान रखें। ATM कार्ड चुंबकीय रूप से कुंठांतित होता है। जो ATM कार्ड होता है वो पूरी तरह से चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका जो सिद्धांत है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे वो होता है चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, ये आप कक्षा 11 में पढ़ोगे तब पता लगेगा, 11वीं में है। चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला है, कोई व्यापार करने के लिए, चलाने के लिए कौन सा खाता खोलना होता है। अगर आप व्यापार चलाएंगे तो आपको बार बार पैसे निकालने पड़ेंगे और जमा भी करवाने पड़ेंगे। तो ऐसा खाता जिसमें पैसे आपको बार बार निकालने और जमा कराने की जरूरत पड़ती है, वह खाता होता है चालू खाता। अगला, धन की बचत और अपनी बचत को जमा करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो आपको पता है बचत को आप क्या कराएंगे, जमा में, वो जमा कराएंगे। तो कौन से खाते में कराएंगे, बचत बैंक खाता में। ये अच्छे प्रश्न है, ये थोड़ा सा आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, उन लोगों द्वारा खोला जाता है जो नियमित बचत करते हैं। उनको बैंकों को क्या करते हैं, जो नियमित बचत करते हैं उनको कौन सा खाता खोलना चाहिए, प्रतिदिन के लिए। भाई प्रतिदिन के लिए जो खोल रहे हैं वो होता है आवर्ती, मतलब बार बार, नियमित। आवर्ती का मतलब देखो, जैसे एक के बाद में आया 2, फिर 2 के बाद 3, लेकिन फिर वापस आ गया 1, फिर 2, फिर 3, तो ये आवर्ती हो रही है बार बार। ठीक है, तो इस तरह की जो नियमित आवर्ती होती है उसको कहते हैं आवर्ती जमा खाता। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है सभी, इसको ध्यान रखोगे आप। अगला है यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। देखो, एक निश्चित धनराशि जमा करके किसी विशेष नियत अवधि के लिए खोले गए खातों को खालिस्तान कहा जाता है। एक नियत अवधि की बात कर रहा है। ठीक है, एक धनराशि जमा करके किसी विशेष नियत अवधि को खोले गए खातों को खालिस्तान कहा जाता है। तो ऐसे जो खाते होते हैं इनको कहा जाता है नियत अवधि। भाई नियत अवधि के है तो इसे कहेंगे नियत अवधि जमा खाता। अगला प्रश्न है, नियतावधि जमा करने हेतु ब्याज दर। ये आप प्रश्न बताएं मुझे, कौन सा है। अवधि और राशि अनुसार भिन्न भिन्न होती है, सभी बैंकों में एक समान होती है। बिल्कुल गलत, बैंकों में एक समान होती नहीं है बेटा, अलग अलग बैंक। जैसे SBI की जो
बैंकिंग रेट होती है वो लगभग आपको मिलती है, जो लोनों की रेट होती है वो लगभग 10 के एवरेज में होती है, 10.25 या लगभग 10.5 से 11 के बीच में। जबकि आप और बैंकों की देख लो, HDFC की बैंक ये आपको 10 में ही प्रोवाइड करवा देती है, ठीक है। या फिर ये 11 देती है SBI, तो ये आपको 10 में करवा देगी, और भी कम में करवा देती है। तो इस तरह से आपको ये रेट देता है। तो इसका आंसर आएगा कै और गै। अगला प्रश्न, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि बेटे प्रश्न इतने हैं, तो सारे को मैंने ऐड किया है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है। बस आपको कल 8, 9, 10 की मैं कोशिश करूँगा, 8, 9, 10 की, और फिर भी यदि रह जाता है कोई पार्ट तो मैं अगले दिन डालूंगा। इसके बाद ही करंट अफेयर करा पाऊंगा, उससे पहले कोई उम्मीद नहीं है बेटा। किस प्रणाली के अंतर्गत अंतरिम किए जाने वाले न्यूनतम धनराशि 2 लाख रुपए होनी चाहिए? तो ये है, आप इसको पढ़ोगे बुक में तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि न्यूनतम 2 लाख धनराशि RTGS में चाहिए, RTGS। अगला है, खालिस्तान से कोई व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग कार्यकलाप कर सकता है? तो ये कर सकता है, आपको बैंकिंग के रूप से कर सकता है, तो इंटरनेट बैंकिंग। ध्यान रखना ये प्रश्न बहुत अच्छा है, एक तो इंटरनेट बैंकिंग का और एक मोबाइल बैंकिंग का, दोनों अलग अलग सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, तो बैंक इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग कार्य ये तो किएंगे इंटरनेट बैंकिंग में। अगला है, हाँ, ये सेलुलर फ़ोन है ना, फ़ोन का जो इस्तेमाल करता है उसमें मोबाइल बैंकिंग आएगी, ठीक है, का उपयोग कुछ बैंकिंग कार्यकलाप में किया जाता है, वो होता है मोबाइल बैंकिंग। आगे है, NEFT में साप्ताहिक, NEFT निफ्ट होता है ये, कि में साप्ताहिक दिनों में कितने निपटाना चक्र होते हैं? तो ये होते हैं टोटल 12, ये होते हैं 12 चक्र। आपको ये दिखा रखा है, यदि आपने किसी ने बुक पढ़ी हो तो स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है। और ये होता क्या है? ये होता है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, निफ्ट होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड और ट्रांसैक्शन होता है अंतरण। तो कंपनी को रुपए ट्रांसफ़र करने के लिए, भाई किसी कंपनी को रुपए ट्रांसफ़र करने के लिए आप किसी भी व्यक्ति से वहाँ पर कह सकते हो कि मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर दे, उसकी वो अनुमति प्रदान करता है निफ्ट, ठीक है। इसके लिए कोई न्यूनतम न कोई अधिकतम कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। आप कितने भी जमा करा सकते हो, कितने भी निकलवा सकते हो। अगला है, RTGS में बैंकों के मध्य निधियों का अंतरण खालिस्तान कहलाता है, ये कहलाता है तत्काल आधार, बी आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से क्या सच है? तो सच देखो, इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ बैंकिंग के सेलुलर फ़ोन का उपयोग करना है, बिल्कुल गलत है बेटा। आपको मैंने अभी बताया कि इंटरनेट बैंकिंग में सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के लेन देनों का होता है, लेकिन सेलुलर फ़ोन के लिए आपको कुछ का काम होना ज़रूरी है, मोबाइल बैंकिंग का, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग। तो और सारे सही हैं। ऑनलाइन में वर्चुअल बैंकिंग होती है। निफ्टी में निधि अंतरण के लिए विशेष खाते की आवश्यकता होती है। निफ्टी के लिए निधि नितरण न्यूनतम और अधिकतम सीमा है? नहीं बेटा, ये भी गलत है कि इसकी कोई सीमा नहीं होती। अच्छा, इसमें सच पूछ रहा है तो ये गलत है, ये तो बिल्कुल न्यूनतम सीमा है, नहीं होती है। निफ्टी के लिए विशेष अंतरण के विशेष खाते की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ऑनलाइन बैंकिंग को वर्चुअल बैंकिंग भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा आपका 6 का, वो है फर्स्ट। अच्छा, सेलुलर इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ बैंकिंग के लिए सेलुलर का उपयोग करना है, फर्स्ट इसका आंसर है। वही इसका राइट आंसर दिखा रखा है इसके अंदर कि आप इंटरनेट बैंकिंग है, इसी को सेलुलर फ़ोन के रूप में भी काम ले सकते हो। वैसे ये होनी कौन सी चाहिए थी बेटा? मोबाइल बैंकिंग। तो इसमें आप थोड़ा सा और कमेंट्स करें कि कौन सा प्रश्न थोड़ा सा इजी सही है इसका आंसर। वैसे इसमें जो आंसर है वो दिखा रखा है पहला, इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ बैंकिंग के लिए सेलुलर फ़ोन का उपयोग करना है। बाकी ये कौन से का है? मोबाइल बैंकिंग का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, स्नेहा के पापा ने खिलौने का भुगतान किया, ये किया था बेटा किससे? इन्होंने जो किया है वो किया है डेबिट कार्ड से, ये आंसर। या आप कहानी पढ़ोगे उसके अंदर लिखा हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि ये क्यों आया, वो तो उससे पता लगा है। खालिस्तान से की गई खरीदारी एक ऋण है। आपको पता है क्रेडिट कार्ड से एक ऋण होता है जिसको हर 1 साल में इसको रिन्यू होता है। इसके अंदर 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये अमाउंट होता है, उसको आपको साल भर में खर्च करना होता है, इसलिए वो एक ऋण ही कहलाता है।
अगला है, यदि क्रेडिट कार्ड का प्रयोग उधार ली गई धनराशि चुकाने के लिए आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, ठीक है, तो आपका क्या करेगा वो, भाई आपके क्रेडिट कार्ड से आपने खरीदारी कर ली, मैंने आपको बताया ना 1 साल में आपने जमा नहीं कराया, तो वो जारी क्या करेगा, बैंक आपसे ब्याज लेगा। बस ये नहीं है कि आपको छोड़ देगा, बैंक खाता बंद कर देगा, ये कुछ नहीं करेगा वो। प्रेमचंद रात को बहुत तनाव में क्यों था? आप कहानी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसको क्या है, प्रेमचंद्र को रामचंद्र क्या है वो दे के गया था नकदी बक्से, वो रुपयों से भरा हुआ बक्सा, ठीक है, इसलिए उसको डर के मारे उसको डर था कि कहीं उसका धन चोरी ना हो जाए। डी आंसर। ऐसे प्रश्न देने से पहले वो आपको कहानी देगा, तभी जाकर के आप इसका आंसर दे पाओगे, ऐसे तो दे नहीं सकते। रामचंद्र पूरी रात को सो नहीं सका था क्योंकि उसके पास में क्या था, नकदी से भरा बक्से की चिंता थी। रामचंद्र की शांति और सुख चैन किसने छीन लिया? प्रेमचंद्र द्वारा दिया गया धन के द्वारा। तो ये चीज़ें थी, ये आपको पहले कहानी देगा फिर आपसे प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुकानों और डिपार्टमेंट स्टोरों में किसी उत्पाद पर लिखा हुआ मूल्य है। ध्यान रखो, जो दुकानों पर और इन पर लिखा होता है ना, वो जो मूल्य होता है वो होता है इसके अंदर बाजार मूल्य, दुकानों और डिपार्टमेंटों पर, ठीक है। तो ये जो लिखा होता है वो होता है बाजार मूल्य। दुकानों और स्टोरों पर उत्पाद पर लिखा हुआ मूल्य होता है बाजार मूल्य। कोई वस्तु खरीदने के लिए दुकानदार को जो हम मूल्य भुगतान करते हैं वह कहलाता है बाजार मूल्य, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा सा संशोधन करें यहाँ बेटाओ कि दुकानों और डिपार्टमेंट स्टोर पर उत्पाद पर लिखा हुआ, यहाँ देखो ये है बस थोड़ा प्रश्न देखने का, उत्पाद पर लिखा हुआ होता है तो वो होता है अधिकतम खुदरा मूल्य होता है। अगर वो लिखा नहीं होता है तो वो बाजार मूल्य होता है जिससे हम वस्तु खरीदते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर है ये, तो इसका ये ए आंसर नहीं होकर के कौन सा होगा, डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, बिना लाभ जोड़े किसी वस्तु के उत्पाद पर खर्च हुई धनराशि क्या कहलाती है? वो कहलाती है लागत, ठीक है। अगला है, जब विक्रय मूल्य लागत मूल्य से अधिक हो तो दोनों में क्या अंतर है? आपको पता है, आपने कम में खरीदी और ज़्यादा में बेची, भाई विक्रय मूल्य होता है बेचना और लागत होती है जो आपने लगाई है। तो विक्रय मूल्य यदि ज़्यादा होगा तो आपको लाभ होगा और विक्रय मूल्य यदि कम होगा तो आपको हानि होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पता चल जाएगा कि आपने ज़्यादा में कोई वस्तु बेची है तो लाभ होगा, कम में बेची है तो हानि होगी। अगला है, वह राशि जिस पर हमें ब्याज मिलता है वह राशि कौन सी होती है? मूलधन, ठीक है। हाँ देखो इसमें मूलधन आया, पहले आपको क्या दे रखा है, पहले ब्याज। अगर वो आपसे बैंक से ऋण लेता उधार तो वो कहलाता है ऋण, इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे आप। अगला है, वह राशि जिसे हम निवेश किए गए मूलधन पर मिलती है, तो वो हमें मूलधन पे क्या मिलती है बेटा? ब्याज। निवेश का मतलब है हम किसी को उधार पैसे देते हैं, उसके बाद में हम उसे वापस लेंगे, तो हमारा जो लेना देने का जो कारोबार है वो निवेश कहलाता है। हमें मूलधन पर एक निश्चित खालिस्तान के लिए ब्याज मिलता है, एक निश्चित समय अवधि, समय नहीं समय अवधि, ध्यान रखेंगे आप इसका। अगले है, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो ये आप कमेंट्स करें, ये तो इजी सूत्र है, आप कक्षा 8 में भी आता है ये तो शायद। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है बेटे आई बराबर पी टी रे, और नीचे लिखना है 100, जो कि इसमें लिखा नहीं है। अब देखो क्या होता है, आई का मतलब होता है यहाँ पर इंटरेस्ट यानी ब्याज, ठीक है। चलो अगले पेज में बता देता हूँ मैं इसे, आई बराबर पी टी रे बटे 100, ठीक है। देखो आई का मतलब होता है यहाँ पर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट यानी होता है ब्याज, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंटरेस्ट यानी ब्याज। और पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब होता है बेटा मूलधन। और इसके बाद है टी का मतलब यहाँ पर होता है टाइम यानी समय, और आर का मतलब होता है रेट यानी दर। आपसे कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है, वो ध्यान रखें। इसके अंदर आपको गणितीय रूप में भी प्रश्न दे सकता है कि इतने रुपए का इतना धन कितना होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, यदि वो आपको मूलधन दे देगा 10,000 रुपये
और रेट दे देगा इसकी 5%, और टाइम दे देगा वो आपको 2 वर्ष। ठीक है, अब आपसे कहेगा इसका ब्याज ज्ञात करो। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको वही सूत्र लगाना पड़ेगा, I बराबर PT रे बटे 100। अब इसको आप हल करेंगे तो I बराबर P का मान दिया था, प्रिंसिपल कितना दिया था, 10,000 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल दिया था 10,000 रुपये, गुणा समय कितना दिया था, 2 वर्ष, 2 लिखेंगे गुणा, और R है कितनी, 5 बटे नीचे लिखना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, करो गुणा, 5 दूनी 10 और 10 गुणा 100 करेंगे, 100 गुणा 10 कितना आ जाएगा, 1,000। 1,000 आपका क्या आता है, ब्याज। अगर वो आपसे पूछता है कि कुल कितने रुपए अदा किए, तो वो कहलाता है बेटा मिश्र धन, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो इसके अंदर आपको पता है मूलधन कितना था, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये यहाँ लिखेंगे, प्लस ब्याज कितना आया आपका, 1,000 रुपये। ठीक है, टोटल जोड़ेंगे 10 और 1 कितने हो जाएंगे, 11,000 रुपये। ऐसे सिंपल प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे विशेष रूप से ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। I बराबर PT रे। ठीक है, और यह आपकी होती है कक्षा 7 की क्विज, कक्षा 7 की कंप्लीट होती है आज क्विज, और कल आपको सुबह मॉर्निंग में कक्षा 8 की क्विज मिलेगी। ठीक है, और यदि किसी कारणवश, यहाँ पर आज बारिश हो रही है, किसी कारणवश यदि लाइट नहीं आती है तो फिर आपको दोपहर बाद मिलेगी। ठीक है, इसलिए और कंटिन्यू मेहनत करते रहे। सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।